integrate it, add wins to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन खत्म कर लिया और कंसोलिडेशन तक के सारे क्वेश्चन कर लिए। पांच अपने लेक्चर सीरीज में क्वेश्चन करे हैं, तो वो सब आपके प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उसमें भी देख सकते हो, सब चीज़ें देख सकते हो। काफ़ी डिमांड थी कि शेयर स्ट्रेंथ कब आएगा सर, कब आएगा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से। अब देखो, शेयर स्ट्रेंथ वैसे क्या होती है आप लोगों ने सोम में पढ़ा है, इसमें मोर सर्कल का हम लोग यूज़ में लेंगे। मोर सर्कल भी आप लोगों ने सोम में देखा, तो मोर सर्कल बनाना कैसे वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वहाँ से देख चुके हो। लेकिन फिर भी जो जो जरूरी चीज़ें होगी सॉइल के हिसाब से, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं कि शेयर स्ट्रेंथ होती क्या है, शेयर स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं। तो शेयर स्ट्रेंथ वही होती है कि जैसे हमने किसी भी चीज़ पे लोड लगाया, उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप होता है, या उसको डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए। तो अगर शेयर डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा कोई स्ट्रेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ। यानी कि जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे अगर कोई धक्का दे रहा है, मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, तो अगर मैं बीच में ऐसे गिर रहा हूँ, साइड में गिर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरा जो डिफॉर्मेशन होगा उसका जो रेजिस्ट करेगा उसको मैं बोलूँगा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अगर सॉइल है तो ऑफ सॉइल हो जाएगा। तो सॉइल है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ किन किन कारणों से होती है, कहाँ से सॉइल अपनी शेयर स्ट्रेंथ डिराइव करती है, ये देखते हैं। तो सॉइल डिराइव्स शेयर स्ट्रेंथ, एसएस का मतलब शेयर स्ट्रेंथ है ना, शेयर स्ट्रेंथ फ्रॉम, तीन कारण होते हैं। फर्स्ट, पहला होता है इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। पहला क्या है, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। दूसरा क्या है, अपना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तीसरा क्या है, अपना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अपने को पता है क्या होता है, सारी चीज़ें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल। अब इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स कैसे होगा कि जैसे मान लो अगर कोई पार्टिकल ऐसा है, गोल है, तो अगर ये पार्टिकल इसके ऊपर आसानी से स्लाइड कर सकता है, तो यहाँ पे इन दोनों एक दूसरे को, मान लो ये इसको पकड़ के थोड़ी रखेगा, तो ऐसे यहाँ तो इंटरलॉकिंग होगी नहीं। तो इंटरलॉकिंग कैसे होगी, जैसे मान लो पार्टिकल ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसे कुछ है टेढ़े मेढ़े, तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग पॉसिबल है। या फिर पार्टिकल का शेप मान लो ऐसा कुछ है, तो दूसरा पार्टिकल का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये पार्टिकल एक बार इसके अंदर चला गया, तो दूसरा ये दोनों आपस में बॉन्ड बन गया, तो अब मैं अगर इनको धक्का भी दूंगा तो दोनों साथ जाएंगे। तो एक क्या हो गया, कारण क्या हो गया, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स, या तो एंगुलर में या ऐसे, यानी कि राउंडेड के अलावा कोई भी पार्टिकल होंगे उन सब में क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा। ठीक है, और सॉइल के पार्टिकल्स ऐसा तो है नहीं कि राउंडेड होता है, हम तो एज्यूम करते हैं कि स्फेरिकल होते हैं, तो ये तो कंडीशन वैसे ही नहीं होती। तो पार्टिकल क्या होता है, अलग अलग शेप के होते हैं, डिस्टॉर्टेड शेप होता है, तो कैसे भी हो सकता है, तो उनके बीच में इंटरलॉकिंग होता है। तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, पार्टिकल एक को धक्का देंगे तो दूसरा भी उसके साथ आएगा। फिर है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब फ्रिक्शन तो हर जगह लगता ही लगता है, अब कोई किसी का सरफेस स्मूथ तो है नहीं, लुब्रिकेशन अपन ने कोई कराया नहीं एक्सटर्नल, तो क्या होगा, ये पार्टिकल भी, अब चलो मान लो सर्कुलर भी है, अगर ये पार्टिकल इसके पास जाएगा, इसको धक्का देगा, तो इन दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, रगड़ खाएंगे, फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी मूवमेंट होता है दो चीज़ का, तब हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। अगर हम लोग चल पा रहे हैं तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से चल पा रहे हैं। तो अगर मैं सरफेस पे ऑयल गिरा दूं और उसके ऊपर मैं चलने की कोशिश करूं, तो मैं नहीं चल पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। अगर वही सरफेस बिना ऑयल का है तो मैं आसानी से चल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ऑयल की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना मुश्किल से चल पाएंगे, ठीक है, और जितना कम फ्रिक्शन उतना स्लिपरी होएगा, हम स्लिप हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से भी स्ट्रेंथ मिलती है। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो पार्टिकल मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। उसके बाद आता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में हमने पहले पढ़ा है कोहेशन। सॉइल क्या होता है, कोहेशन होता है। कौन सी सॉइल में, फाइन ग्रेन सॉइल में। एडेशन और कोहेशन दो चीज़ होती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अगर सेम टाइप के चीज़ में हो रहा है, सेम टाइप, जैसे सॉइल और सॉइल पार्टिकल, दो सॉइल पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन। उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। और अगर वही सॉइल और किसी और पार्टिकल के बीच में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं
एडेशन। तो सॉइल में क्या होता है अपने को पता है, फाइन ग्रेन सॉइल में, क्ले में क्या होता है, कोहेशन होता है। तो ठीक है, तो अब अपने को ये भी पता हो गया। तो एक पार्टिकल अगर अट्रैक्शन होगा, एक पार्टिकल को अगर हम धक्का दे रहे हैं तो दूसरा पार्टिकल उसको खींचने के लिए वहाँ है, तो क्या होगा, हमको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि उसकी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब यही चीज़ें देखते हैं कि कौन से टाइप ऑफ सॉइल में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक सॉइल में ये तीनों की वजह से शियर स्ट्रेंथ हो, किसी में 2 की वजह से होगी, किसी में 1 की वजह से होगी। तो वो हम लोग देखते हैं कौन सी सॉइल में किसकी वजह से शियर स्ट्रेंथ होती है। अगर मैं बात करूँ कोर्स ग्रेन सॉइल की, कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करूँ, यानी कि CGS। कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी होती है, ग्रेवल एंड सैंड, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ग्रेवल एंड सैंड, देखो अभी तक जितने चीज़ें पढ़ चुके हैं उन सब का यूज़ आएगा। ग्रेवल एंड सैंड में जो होता है वो पहले बात, तो अब क्या होता है, पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं और इरेगुलर शेप में होते हैं, तो इंटर पार्टिकल या इंटरलॉकिंग तो होगा ही होगा, पार्टिकल के बीच में क्या होगा, इंटरलॉकिंग होगा। तो एक तो इसकी वजह से, अब पार्टिकल का सरफेस क्या है, स्मूथ है नहीं, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों की वजह से होगा। किसकी वजह से, 1 और 2 दोनों की वजह से, इंटरलॉकिंग की वजह से भी और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से भी हो रहा है। उसके बाद देखता हूँ एक आती है C5 सॉइल्स। अब क्या होती है C5 सॉइल्स, हम आगे देखते रहेंगे। C5 सॉइल्स होती है सिल्ट। इसका मतलब क्या है, C5 सॉइल का मतलब है जिसमें कोहेशन भी हो और फ्रिक्शन भी लग रहा हो, जिसमें कोहेशन भी हो, फ्रिक्शन भी लग रहा हो। अब नाम से पता चला, C स्टैंड्स फॉर कोहेशन, 5 स्टैंड्स फॉर इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है अपन आगे देखेंगे। तो जितना C होगा, मतलब C और 5 अगर दोनों है तो उसमें होगा दूसरे और तीसरे कारण से, क्योंकि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेस्ट सिल्ट। फिर आता है प्योर क्ले, मैं लिख रहा हूँ प्योर कोहेसिव सॉइल, ठीक है, प्योर कोहेसिव सॉइल्स। प्योर कोहेसिव सॉइल यानी कि क्ले। अब प्योर कोहेसिव सॉइल में क्या होता है कि उनका जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, यानी कि स्लिपरी होते हैं, वो स्टिकी नेचर के होते हैं, उनमें जो होता है फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन उनमें नहीं होता। तो अब उनके बीच में अट्रैक्शन ही एकमात्र कारण है, यानी कि ओनली C है उनमें, ओनली क्या है, कोहेशन, यानी कि तीसरे की वजह से शियर स्ट्रेंथ होगी। तो ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ कि प्योर कोहेसिव सॉइल है तो उसमें शियर स्ट्रेंथ किसकी वजह से होगी, ओनली ऑन कोहेशन की वजह से, और बाकी ये चीज़ें भी है। ठीक है, अपन ने देख लिया कोर्स ग्रेन सॉइल में इसकी वजह से होती है, C5 सॉइल में इसकी वजह से होती है। अब इनका इस हिसाब से नए नए नाम भी आ जाते हैं। अब देखो प्योर कोहेसिव सॉइल में क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता, तो हम लोग इनको बोलते हैं फ्रिक्शन लेस सॉइल। इनको और नाम क्या आता है, फ्रिक्शन लेस सॉइल्स। और इनके अंदर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शनल सॉइल्स बोलते हैं इनको, फ्रिक्शनल सॉइल्स। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि फ्रिक्शन लेस सॉइल कौन सी होती है, क्ले सॉइल होती है, और फ्रिक्शनल सॉइल कौन सी होती है, अपने कोर्स ग्रेन सॉइल को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल सॉइल, और C5 सॉइल किसको बोलते हैं, सिल्ट को बोलते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, ये नए नए नाम आ रहे हैं, ध्यान रखना। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सा होता है, ग्रेवल एंड सैंड। फाइन ग्रेन सॉइल कौन सी होता है, सिल्ट और क्ले। कोहेसिव सॉइल कौन सी होती है, क्ले एंड सिल्ट होती है, सिल्ट में हल्का कोहेशन होता है। फिर हमने देखा प्लास्टिक सॉइल्स कौन सी होती है, वो भी क्ले एंड सिल्ट होती है। नॉन प्लास्टिक ग्रेवल एंड सैंड होता है, और कोहेशन लेस कौन सी होती है, ग्रेवल एंड सैंड होता है। तो ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले से। तो अब उसके बाद नया नाम आ गया फ्रिक्शन लेस सॉइल और फ्रिक्शनल सॉइल। तो फ्रिक्शनल सॉइल तो होती है कोर्स ग्रेन सॉइल, और फ्रिक्शन लेस होती है अपने प्योर कोहेसिव सॉइल्स। अब देखते हैं आगे। अब हम लोगों ने, चलो ठीक है ये देख लेते हैं। अब देखो, ये मान लो कोई एक सॉइल का सैंपल है, ये मान लो कोई सॉइल का सैंपल है। अब जब भी देखो अपन ने न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, और इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अब ये क्या है, इसकी लोड की वजह से नीचे कोई फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स को अपोज करने के लिए इसमें वापस से क्या आएगी, कोई रिएक्शन आएगी। मान लो वो रिएक्शन है N। अब वो रिएक्शन कितनी लगेगी, इस सॉइल की वजह से, इस सॉइल की वजह से नीचे ग्राउंड पे कितना स्ट्रेस लग रहा है। मान लो स्ट्रेस कितना होता है, टोटल स्ट्रेस हम लोग पहले देख चुके हैं, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर हम लोगों को निकालना आता है। तो इसकी वजह से कुछ स्ट्रेस लग रहा है, और उस स्ट्रेस को वापस से कौन रेजिस्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में, अब भाई सॉइल अलग है, ये कोई सरफेस अलग है, तो दोनों के बीच में कुछ न कुछ फ्रिक्शन लगेगा। मान लिया कि म्यू जो है फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है। क्या है म्यू, क्या है, फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है। ठीक है भाई, म्यू है अपना फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट। अब अगर देखो मैं इस तरफ से इस पे क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। अब मैं इसको इस तरफ से क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन कम है तो ये रिमूव नहीं हो पाएगा यहाँ से।
तो जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाता जाऊंगा, या फिर मैं ऐसे देख सकता हूं, जैसे जैसे मेरा नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, फोर्स मेरे को ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसको शेयर करने में। अब शेयर होता क्या है, एक्चुअली कई लोगों को ये नहीं पता कि शेयर होता क्या है। तो शेयर होता है कि टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन आता है। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो उससे टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अब क्या है, इससे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है। अब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ, मेरे को क्या करना है कि यहाँ से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो मेरे को यहाँ से इसको क्या करना है, शेयर ऑफ करना है। यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको अलग करना है। तो यहाँ से मान लो अलग करके मेरा ये पार्टिकल जो था ऊपर वाला एक ब्लॉक इतना आगे आ गया। ये जो हो रहा है ना यहाँ पे, ये क्या टेंजेंशियल है ना, इस ब्लॉक के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हो रहा है, डेवलप टूट रहा है। तो इसी को मैं बोलता हूँ शेयर फोर्स या शेयर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होता है, हमने पहले पढ़ा है फिजिक्स में, फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एफ इज इक्वल टू म्यू एन आता है, एफ इक्वल टू म्यू एन आता है। तो एक चीज बेसिकली सोच के देखते हैं कि मैं मान लो मैं कोई एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरा मान लो वेट 10 kg है। तो अगर मेरे को कोई पुश करेगा तो आसानी से मैं पुश हो जाऊंगा, 10 किलो भार है तो आसानी से कर सकता है। अब मान लो अगर वही भार 100 किलो होगा तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पड़ेगा पुश करने के लिए। हमने ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार देखा, अपनी डे टू डे लाइफ में हम लोग अगर कोई हल्की चीज़ है उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्प्लेस कर सकते हैं धक्का देके। लेकिन अगर वही चीज़ भारी होगी तो हमें और ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यानी कि जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा हमको फोर्स रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है तो उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे देखो, एक मार्बल के फ्लोर पे कोई चीज़ को सरका के देखो, स्लाइड कराओ तो आसानी से हो जाएगा। अगर उसी को मैं पत्थर या स्टोन वगैरह का कोई फ्लोर है उस पर अगर उसको मैं स्लाइड कराऊंगा और मुश्किल होएगा। अगर उसको मैं सैंड के ऊपर स्लाइड कराने की कोशिश करूंगा या सॉइल के ऊपर तो और ज़्यादा मुश्किल होएगा। तो ये क्या होगा कि म्यू पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे म्यू बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा फोर्स भी, या जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये फोर्स भी मेरे को ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यानी कि शेयर फोर्स जो है, अब ये टूटेगा कैसे, अब ये स्लाइड कैसे होगा, स्लाइड कब होगा, जब मैं इस जो फोर्स है मेरा इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा लगा दूं। यानी कि रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और उसके फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दोनों से अगर मैंने ज़्यादा लगा दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, ये शेयर ऑफ हो जाएगा। और जहाँ पर टूटेगा, अब देखो जब तक मेरा फोर्स जो है, इफ फोर्स इज लेस देन म्यू एन, फोर्स जो है म्यू एन से अगर कम है तो क्या मेरा ये ब्लॉक आगे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना तो मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, ये तो रेजिस्टेंस हो गया, ये तो रेजिस्टेंस हो गया। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसकी शेयर स्ट्रेंथ, इतना इसको रेजिस्ट कर रहा है। अब जब तक रेजिस्टेंस यानी कि स्ट्रेंथ कम है शेयर स्ट्रेस से, एफ को मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ मान लो एफ इज शेयर स्ट्रेस और ये क्या मेरा स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ। तो जब तक शेयर स्ट्रेस मेरा शेयर स्ट्रेंथ से कम है तब तक मेरा कोई डिफॉर्मेशन आएगा नहीं। और जैसे ही मान लो बराबर पहुंच गया, बराबर वाली कंडीशन कौन सी होती है, क्रिटिकल, अब फेल हो जाएगा। और अगर जैसे ही मैंने एफ इज ग्रेटर देन म्यू एन कर दिया, देखो ये तो हो गया अपना स्टेबल कंडीशन, और ये अब हो गया एफ इज ग्रेटर देन म्यू एन हो गया अपना अनस्टेबल कंडीशन, यानी कि अब ये फेल हो जाएगा, अब ये निकल जाएगा। और एफ इक्वल टू म्यू एन का मतलब है क्रिटिकल है, यानी कि ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, फेल हुआ नहीं लेकिन जैसे ही मैंने हल्का सा भी चेंज करा, फोर्स बढ़ा दिया, वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो क्रिटिकल कंडीशन है। जब भी हम लोग कोई डिज़ाइन करते हैं हम लोग हमेशा क्रिटिकल से कम पे करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए स्टेबल या सेफ। स्टेबल या सेफ कह सकते हैं, अनस्टेबल या अनसेफ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हमको हमेशा इस जो शेयर स्ट्रेस है वो हमको शेयर स्ट्रेंथ से कम लगाना है सॉइल में। अब ये शेयर स्ट्रेंथ होती क्या, अब सॉइल में म्यू किसकी वजह से आ रहा है, तो म्यू क्या होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम लोग सॉइल में किससे डिनोट करते हैं, फाई से। अब फाई क्या होता है, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अभी आगे देखते जाएंगे, सब्सिक्वेंट चलते जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ कि सॉइल के केस में, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉइल के केस में शेयर स्ट्रेंथ किसने दी, ये तो हमने जनरल पढ़ा कि ऐसा कुछ होता है। सॉइल के केस में शेयर स्ट्रेंथ दी मोहर कुलाम। मोहर और कुलाम ने शेयर स्ट्रेंथ में बहुत रोल है, और वैसे अपने सॉइल में पूरे में टेरज़ागी, मोहर और कुलाम ने तो बहुत ही ज़्यादा काम करा है। तो इनका तो नाम आए बिना कोई लगभग चैप्टर पूरा होता ही नहीं। और ठीक है, टेरज़ागी हो गया इतने दिनों काफ़ी, अब ज़्यादातर मोहर कुलाम का ही नाम चलेगा, या कुलाम बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो मोहर कुलाम की थ्योरी देखते हैं हम लोग, मोहर कुलाम थ्योरी। अब इन्होंने एक थ्योरी दी शेयर स्ट्रेंथ की। अब उन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिंपल एक थ्योरी दी। ठीक है, अब अपने को ये पता है 3 कारणों से होता है, किससे,
भाई इंटरलॉकिंग से होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से होता है और कोहेशन से होता है। तो इन्होंने क्या करा, एक नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में डायग्राम बनाया, मतलब ग्राफ बनाया। अब ये मैंने कैसे पता लगा कि नॉर्मल स्ट्रेस इधर आएगा और शियर स्ट्रेस इधर आएगा? क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था जैसे जैसे मेरा रिएक्शन बढ़ता जा रहा होता वैसे वैसे मेरे को फोर्स की रिक्वायरमेंट यानी कि शियर स्ट्रेस मेरा बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे मेरा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरा फोर्स का रिएक्शन बढ़ता जा रहा था। यानी कि टाउ इज फंक्शन ऑफ क्या था, सिग्मा एन का फंक्शन है टाउ, अपन ने अभी देखा। ठीक है, उनको मैंने टाउ और सिग्मा एन की रिप्रेजेंट नहीं करा था लेकिन था तो फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, तो इस पे क्या आता हमेशा इंडिपेंडेंट और इस पे क्या आता है डिपेंडेंट। तो सिग्मा एन जो है अपना इंडिपेंडेंट है और टाउ जो है सिग्मा एन पे डिपेंड हो रहा है, इसलिए गया वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हमने देखा कि जो प्योर कोहेसिव सॉइल्स है उनमें टाउ इक्वल्स टू किसके बराबर है, सी के बराबर। टाउ इक्वल्स टू किसके बराबर है, सी। क्यों? कोहेशन के बराबर, क्योंकि प्योर कोहेसिव सॉइल में सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा था, कोहेशन की वजह से। तो अब कोहेशन की वजह से देखो इन्होंने थ्योरी क्या दी पहले वही बता देते। इन्होंने बोला टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। इन्होंने क्या बोला, टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, इन्होंने ये बोला। अब ये कैसे आया, तो देखो अगर सॉइल C5 सॉइल्स है, कौन सी सॉइल है, ये जो केस कर रहा हूँ मैं, केस कंसिडर किसके लिए कर रहा हूँ, C5 सॉइल्स के लिए, यानी कि जिनमें फ्रिक्शन और अपना कोहेशन दोनों की वजह से। अब तो देखो कोहेशन जो है ये एक कांस्टेंट पैरामीटर, किसी भी सॉइल का कोहेशन उसका जो भी होगा कोहेशनल रेजिस्टेंस उसका फिक्स होता है, चेंज नहीं होता। तो अगर ये फिक्स है यानी कि एक कांस्टेंट पैरामीटर है, तो मान लो तो C आया इतना, C आ गया है ये अपना इतना, ठीक है। और मेरा नॉर्मल स्ट्रेस मान लो सिग्मा एन इतना है, मेरा नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, किसी सॉइल का नॉर्मल स्ट्रेस इतना है और C मेरा इतना है। अब मुझे क्या होगा, अब एक चीज़ देखो कि टाउ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एन टेन फाई है, यानी कि टेन फाई, अगर फाई मेरा चेंज होगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, टाउ भी बढ़ेगा, यानी कि फाई के साथ साथ टाउ भी बढ़ेगा। तो शियर स्ट्रेस किसके साथ साथ बढ़ रहा है, ये फाई एंगल पे मैंने कोई लाइन बनाया, तो टाउ जो है वो किसके साथ बढ़ रहा है, फाई के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर ये सिग्मा एन है तो ये यहाँ तक, ये हो गया अपना C, और ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी सिग्मा एन। तो अगर मुझे ये निकालना हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो अपने वही ट्रायंगल वाले नियम, जो राइट एंगल ट्रायंगल के नियम से ये क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सिग्मा एन टेन फाई के बराबर। ये आ जाएगा मेरा सिग्मा एन टेन फाई के बराबर। तो मेरी शियर स्ट्रेंथ किसके बराबर आ गई, टाउ इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई के बराबर, ठीक है। टाउ इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ टाउ एफ से, ठीक है। टाउ एफ क्यों बोल रहा हूँ मैं, टाउ एफ क्यों बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ ये शियर स्ट्रेंथ एट फेलियर है। ये क्या है, शियर स्ट्रेस एट फेलियर है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको। मोहर गुलाम ने सिंपल थ्योरी दी, अपने को इतने से ही काम हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या थ्योरी दी, टाउ इक्वल टू सी, सिंपल सा न्यूमेरिक थ्योरी का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मोहर गुलाम ने कौन सी इक्वेशन दी, तो मोहर गुलाम ने ये इक्वेशन दी, टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई। लेकिन फिर धीमे धीमे उनको किसी ने बोला कि तुम लोग मामला गड़बड़ कर रहे हो, तो क्या आई, मॉडिफाइड थ्योरी आई। फिर आई अपने मॉडिफाइड मोहर गुलाम थ्योरी। मॉडिफाइड में उन्होंने क्या बोला, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सॉइल में जो स्ट्रेंथ होती है किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ सॉइल सॉलिड्स की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो जो टाउ एफ था वो क्या हो गया अपना सी डैश प्लस सिग्मा एन डैश टेन फाई डैश। देखो क्या हो गया कि सारे के सारे पैरामीटर्स अब किस में कन्वर्ट हो गए, इफेक्टिव में। डैश का मतलब इफेक्टिव। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ से और बता देता हूँ कि मान लो हो सकता है मैं आगे लिखते लिखते कभी कभी यहाँ पर डैश लगाना भूल जाऊँ, तब भी आप ये समझना अब से मैं हर जगह ये डैश ही कंसीडर करना है आपको। हर जगह सी डैश आएगा, हर जगह एन डैश सिग्मा एन डैश आएगा, हर जगह फाई डैश आएगा। गलती से अगर मैं कहीं नहीं लगाऊं तब भी आपको कंसीडर करना है। क्या है, फटाफट में कभी हो जाता है स्किप, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे इफेक्टिव पैरामीटर। तो सी डैश क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कोहेशन। अब ये इफेक्टिव क्यों लिख रहा हूँ, इफेक्टिव कोहेशन क्यों लिख रहा हूँ, कोहेशन और इफेक्टिव कोहेशन में क्या डिफरेंस, वाटर टेबल अगर ऊपर नीचे हो रहा है यानी कि पानी का कंटेंट, वाटर कंटेंट कम ज़्यादा हो रहा है ना, उससे भी इस कोहेशन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उस वजह से मैंने इफेक्टिव लिया। अब नॉर्मल ये तो इफेक्टिव लेना है क्योंकि टोटल स्ट्रेस की वजह से तो स्ट्रेंथ होती नहीं सॉइल में, वो तो किसकी वजह से होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस की जगह। ये तो ये हो जाएगा सिग्मा एन डैश क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। ये हो गया मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस। अब मेरा क्या बचा पीछे, फाई डैश, ठीक है। तो फाई डैश क्या हो जाएगा, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या खेल है, ठीक है। और कंबाइंड अगर सी और फाई की बात करूँ, सी डैश एंड मैं अगर फाई डैश की बात करूँ, तो इनको बोला जाता है शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। क्या बोला जाता है? शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं सी डैश एंड फाई डैश, यानी कि सी और फाई कोएशन और इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर। और जितने भी शेयर स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं ना, हम लोग उनमें सिर्फ और सिर्फ सी और फाई को फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या फाइंड आउट करते हैं? सी डैश और फाई डैश को, यानी कि शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर को फाइंड आउट करते हैं, बाकी चीज़ें अपने पास होती है। अब ये इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? देखो, जैसे कोई दो सॉइल है, मान लो एक सॉइल ऐसा है, एक सॉइल मान लो ऐसा है। अब देखो, इसमें स्लोप ज़्यादा है कि इसमें स्लोप दिखता बात है, इसमें ज़्यादा। अगर ये स्लोप भी स्टेबल है, ये स्लोप भी, दोनों ही अगर स्टेबल है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे एंगल जो बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, अगर नॉर्मल ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर इसका एंगल जो है ये मान लो फाई 1 है, इसका मान लो ये जो एंगल बना रहा है स्लोप ये फाई 2 है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसका जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या ज़्यादा है, इसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? कम। यानी कि सॉइल पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे एक पार्टिकल के अगर ऊपर दूसरा पार्टिकल है, तो कितने एंगल तक वो स्टेबल है उसको रोक के रखेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोला मैंने? एक सॉइल पार्टिकल के ऊपर जैसे मान लो ये ऐसे, तो ये अगर मैं इन पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, तो ये पार्टिकल इस पहले वाले पार्टिकल में दूसरा वाला पार्टिकल कितने एंगल तक रखूँ कि वो उससे नीचे नहीं गिरेगा, उस एंगल को मैं बोलता हूँ इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि इतना इस एंगल पे रखूंगा तो वो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर स्टेबल रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, उसी को बोलता हूँ। यानी कि इस सॉइल का इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन कम है एज कंपेरिजन टू दिस सॉइल। यानी कि ये सॉइल क्या होगी? ज़्यादा स्टेबल, इसका स्लोप में ज़्यादा ऊपर तक बना सकता हूँ। यानी कि इसकी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा, अगर मैं सिर्फ फाई को देख रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा उसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर मैं कोई फाउंडेशन है, मिटा देता हूँ, अब मेरी कोई सॉइल है, कोई फाउंडेशन है ऐसे, ये ग्राउंड लेवल है, ये मेरी फुटिंग है, ठीक है। अब अगर फुटिंग के नीचे मैं मेरा कोई एक ब्लॉक कंसीडर करूं, यानी कि ऐसा कोई मान लो ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं, तो अगर मैं पॉइंट को ऐसे एनलार्ज कर रहा हूं, तो देखो, अब मेरे को एक बात बताओ, इसकी वजह से कुछ स्ट्रेस बढ़ेगा, इसकी वजह से भाई फुटिंग का लोड आ रहा है, तो यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मैं अगर बात करूं, तो वर्टिकल में मेरा कोई ना कोई लोड एक्स्ट्रा आ रहा है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल। भाई देखो, हॉरिजॉन्टल में तो क्या लग रहा है, सिर्फ साइड से वो उसको कंप्रेस करा हुआ है, वो भी फिक्स है, वो बढ़ नहीं रहा। लेकिन वर्टिकल में मैंने क्या करा, फुटिंग बनाई, स्ट्रक्चर बनाया इसके ऊपर, तो उसकी वजह से मेरा क्या हो गया, लोड बढ़ गया। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ वर्टिकल डायरेक्शन वाले को सिग्मा 1 और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले को सिग्मा 3 और सिग्मा 3। अब आप बोलोगे सर बराबर क्यों लिखा दोनों तरफ, और वर्टिकल में ऊपर और नीचे बराबर क्यों लिखा और इधर बराबर क्यों लिखा? हॉरिजॉन्टल बराबर लिखेंगे तभी स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। किसी तरफ से अगर ज़्यादा लग गया तो उधर से वो फेल हो जाएगा। तो फेल होने का कारण क्या होता है कि भाई किसी तरफ से ज़्यादा फोर्स लगा, जैसे मेरे ये दोनों हाथ है, अगर मैं दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाऊंगा तो ये एक ही जगह रहेंगे। लेकिन मान लो अगर मैंने इस हाथ से ज़्यादा जोर लगा लिया तो ये हाथ उधर चला, इधर से ज़्यादा लगा दूंगा तो इधर मूवमेंट हो जाए। तो इसलिए अगर बराबर नहीं होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होगा, तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। जब तक इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि न्यूटन्स थर्ड नियम के हिसाब से, थर्ड रूल के हिसाब से क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। अब मैं अगर इनकी आपस में बात करूं, ठीक है, तो ये मेरा, अब ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 को मैं नाम दे रहा हूं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 1 को मैं नाम दे रहा हूं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 3 को मैं नाम दे रहा हूं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। सिग्मा 1 बड़ा है इसलिए मेजर और सिग्मा 3 छोटा इसलिए माइनर। अब बोलोगे सर सिग्मा 2 भी तो होना चाहिए, भाई सिग्मा 2 कहाँ गया? सिग्मा 2 जो होता है, ये दो डायरेक्शन हो गए, तीसरा डायरेक्शन भी है, एक्स वाई जेड हो गया, तो ये जो जेड डायरेक्शन में लग रहा है वो मेरा मान लो सिग्मा 2 है। तो सिग्मा 2 और सिग्मा 3 लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सिग्मा 2 और सिग्मा 3 क्या होता है, लगभग बराबर होते हैं। तो मैं सिग्मा 2 को सिग्मा 3 ही
के बराबर मान लेता हूँ। वैसे सिग्मा 2 को बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस, और वो दोनों लगभग सिग्मा 2 और सिग्मा 3 बराबर होता है। अब अगर मैं 3 स्ट्रेसेस को एक साथ स्टडी करूंगा तो मेरा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने अपना स्टडी आसान हो इसलिए सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को बराबर मान लिया। यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों क्या है, मेरे बराबर है, ऐसा एज्यूम करा हुआ। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं ये तीसरा डायरेक्शन ही हटा दूंगा। मैं अब सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में बात करूंगा, ठीक है। अब मान लो ये कोई फेल हो रहा है। अब फेल जहां हो रहा है, ये किसी प्लेन के अलोंग, ये मान लो ऐसे फेल हो रहा है, इस प्लेन के अलोंग ये फेल हो रहा है, और ये जो प्लेन है वो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा। अब ये जो प्लेन है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या बना रहा है, एंगल अल्फा। तो ये अल्फा कितना होगा, अब देखो जब भी कोई प्लेन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लगता है, नॉर्मल स्ट्रेस। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये लग रहा है सिग्मा एन। ये सारी चीजें आप सोम में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो सोम वाले लेक्चर में जाके देखो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा एन नॉर्मल, और ये किधर, ये लग रहा है यहाँ पर टाउ, शियर स्ट्रेस। क्यों, स्ट्रेस हमेशा क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको इधर से धक्का दे रहा हूँ, ये मूवमेंट होके कैसा बन रहा है, आगे जाके मूवमेंट होके ये कैसा बन रहा है, ये देखो ऐसा, ठीक है, ये ऐसा हो गया, और ये दूसरा वाला ऐसे चला गया, दूसरा वाला ऐसे चला गया, तो ऐसे हो रहा है। तो मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट करेगा रिएक्शन, इसके ऑपोजिट लगती है। तो रिएक्शन यहाँ पर क्या लगेगा, टाउ, शियर स्ट्रेस जो लगेगा इसके उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, यही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट भी आएगा, ये मान लो कोई रिजल्टेंट है सिग्मा आर के बराबर। तो रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में मान लो कोई एंगल है बीटा, ठीक है, रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल है बीटा। अब ये बीटा जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये अल्फा के बराबर हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या किसके बराबर हो सकती है, अल्फा के बराबर हो सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सब आप चीजें सोम में पढ़ चुके हो। तो बीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये सेफ कब तक रहेगा ये सब देख लो। जैसे देखो मोर गुलाम ने टाउ एफ इक्वल टू क्या दिया, टाउ एफ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव दिया, ठीक है, ये वही इफेक्टिव वाले, ठीक है। अब अगर मेरा शियर स्ट्रेंथ जो है, शियर स्ट्रेंथ, ये तो क्या है, इस सॉइल की शियर स्ट्रेंथ है, अपन ने देख लिया। अगर जो मैं शियर स्ट्रेस लगा रहा हूँ टाउ, अगर टाउ इज ग्रेटर देन टाउ एफ, यानी कि शियर स्ट्रेस अगर मेरा शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से बड़ा है तो मेरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इनकी फेल हो जाएगा, इनकी सॉइल क्या हो जाएगी, अनसेफ, अनस्टेबल। और अगर मेरा टाउ शियर स्ट्रेस जो मैं लगा रहा हूं अगर वो मेरा शियर स्ट्रेंथ से कम है तो मेरा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से अगर मैं कम स्ट्रेस लगाऊंगा तो सेफ, और अगर उससे ज्यादा लगाऊंगा यानी कि वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी। अब हम आगे देखते हैं इसके मोहर कुलाम थ्योरी के लिमिटेशंस। मोहर कुलाम थ्योरी के लिमिटेशंस हैं कुछ, क्या कमियां हैं। कमियां देखो, इसने क्या बोला कि ये जो है, मान लो मैं केस कंसीडर करता हूं प्योर कोहेसिव सॉइल का। लिमिटेशंस में देखो, लिमिटेशंस में भी क्वेश्चन आता है। लिमिटेशन पहला, केस फर्स्ट मैं कंसीडर कर रहा हूं, मेरा सॉइल जो है प्योर कोहेसिव सॉइल है, प्योर कोहेसिव सॉइल्स। अब प्योर कोहेसिव सॉइल में मैंने क्या बताया आपको, किसकी वजह से होता है शियर स्ट्रेंथ, और सिर्फ कोहेशन की वजह से, ना तो फ्रिक्शन ना कोई इंटरलॉकिंग। तो फ्रिक्शन नहीं हो रहा, इट मींस फाई क्या है मेरा, जीरो। जब फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा तो इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। 15 अगस्त की जोरदार तैयारियां चल रही है, तभी हवाई जहाज उड़ रहे हैं। तो फाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब फाई अगर जीरो हो गया तो टाउ एफ जो आएगा मेरा किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोहेशन के बराबर। अब देखो, अब कोहेशन के बराबर आ गया, इसका मतलब ये जो है इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंड ही नहीं करा। भाई देखो इसके हिसाब से क्या हुआ, इफेक्टिव स्ट्रेस चाहे मेरे कितनी हो, अब यानी कि जैसे ये कोई ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब अगर मैं अलग अलग डेप्थ में मानूं, 1 मीटर पे मान लिया, 20 मीटर पे मान लिया, और मान लो मैं 50 मीटर पे मान रहा हूँ, तो इफेक्टिव स्ट्रेस मेरी क्या होगी, 1 मीटर पे मान लो सॉइल का यूनिट वेट था 20, मतलब इफेक्टिव है ना। तो यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगी मेरी 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो गया,
पर मीटर स्क्वायर हो गया। 20 पे कितनी हो जाएगी 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर यही 50 पे देखूँ तो 1000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेस तो मेरी जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये जो सॉइल है इसकी 1 मीटर पे भी स्ट्रेंथ सेम रहेगी और 50 मीटर पे भी सेम रहेगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। प्रैक्टिकली क्या होगा कि 50 मीटर पे इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू 1 मीटर। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस अलग अलग है। लेकिन एज पर मोहर कुलाम थ्योरी ऐसा नहीं है। उसने तो बोल दिया कि किसी भी स्ट्रेंथ पे देखो किसके बराबर आएगा मेरा, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट के बराबर। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये इसका एक लिमिटेशन है। तो जैसे जैसे मैं डेप्थ के साथ नीचे जाता हूँ, जैसे जैसे ग्राउंड में मैं नीचे की तरफ जाऊँगा, मेरी डेप्थ इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होने के साथ साथ मेरी शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ये प्रैक्टिकली चीज़ है। लेकिन मोहर गुलाम ने बोला कि नहीं होगा, चाहे मैं यहाँ पे देखूँ, चाहे मैं यहाँ देखूँ, चाहे मैं और नीचे चला जाऊँ, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट के बराबर होगा, जो कि सरासर गलत है। तो एक लिमिटेशन यह हो गई। अब मैं देखता हूँ सेकंड लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन क्या है कि अगर मैं केस कंसिडर करूँ किसका, अगर मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, अगर मैं सैंडी सॉइल्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि मेरा जो फाई है वो क्या है 0 है, यानी कि कोर्स ग्रेन सॉइल। केस सेकंड में मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी फाई क्या है इसमें C0 है, कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर मेरी कोर्स ग्रेन सॉइल है तो कोर्स ग्रेन सॉइल में अपना क्वेश्चन होता नहीं, तो C क्या हो जाएगा, C अपना हो गया 0, ठीक है। अगर C 0 हो गया तो टाउ एफ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाई डैश के बराबर, सिग्मा एन टेन फाई डैश के, यानी कि सब ये वही मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि सब फाई सब डैश है ना, कि कभी कभी ना लिखो तो उसका मतलब भी डैश होगा। तो जो शियर स्ट्रेंथ होगी किसके बराबर होगी, सिग्मा टेन फाई के बराबर, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा पे और 5 पे डिपेंड करेगी। अब वापस वही मेरा ग्राउंड है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को ये ग्राउंड लेवल पे निकालना है, यानी कि ग्राउंड लेवल यानी कि एट द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ये हमने पहले देखा कि एट द सरफेस ऑफ ग्राउंड इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, 0 होती। तो सिग्मा एन डैश क्या हो जाएगा मेरा 0 एट ग्राउंड लेवल, ये मेरे को पता है। अगर सिग्मा एन डैश इस पॉइंट पे 0 है तो क्या इस पॉइंट पे सॉइल की शियर स्ट्रेंथ कुछ होगी नहीं? क्या मैं चलूंगा तो सॉइल मेरे साथ साथ आएगी क्या? ऐसा नहीं होता। सॉइल अब मेरे साथ साथ नहीं आएगी, सॉइल वहीं पड़ी रहेगी। यानी कि मूवमेंट फिर भी हो रहा है, लेकिन इसके हिसाब से वहां पर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ 0। अगर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ 0 यानी कि सॉइल तो फ्लो करने लग जानी चाहिए। जैसे पानी की शियर स्ट्रेंथ 0 होती है तो पानी क्या करता है, फ्लो होने लग जाता है। लिक्विड लिमिट में अपन ने देखा, ताकि सॉइल के जहाँ पे मिनिमम शियर स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ पे होती है, लिक्विड लिमिट में जाके। लेकिन ये तो बोल रहा है हर कंडीशन में, अगर सरफेस पे तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस 0 यानी कि शियर स्ट्रेंथ 0, जो भी गलत बात है। तो ये दोनों केस आपको ध्यान रखना है। क्ले के केस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की वजह से नहीं होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस पे भी डिपेंड करता है। और इन केस ऑफ अपना जो क्या कहते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस ग्राउंड लेवल पे 0 होता है, लेकिन शियर स्ट्रेंथ 0 नहीं होती। तो ये दो लिमिटेशंस हैं मेनली इसके मोहर गुलाम थ्योरी के, ये आपको ध्यान में रखने। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ठीक है। थोड़ा बहुत सॉइल का है नया, बाकी ऐसा इसमें कुछ है नहीं। अब हम आगे देखते हैं, ये स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से पढ़ते हैं और मोहर सर्कल बनाते हैं, ठीक है। मोहर सर्कल कैसे बनाते हैं ये आप लोग सोम में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उसको बनाना नहीं सिखा रहा। मेनली ऐसा कुछ है नहीं बनाना सिखाने में, बट आप लोग वहाँ से देख लो, फालतू अपना टाइम वेस्ट होएगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल चल ही रहा अपना, तो मैं वापस उसी डायग्राम को बना देता हूँ थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये सिग्मा 3 सॉरी सिग्मा 1, और इधर से भी क्या लग रहा है सिग्मा 1, इधर से मेरा लग रहा है सिग्मा 3 यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इधर से भी मेरा सिग्मा 3 यानी कि माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ऊपर से वर्टिकल में लग रहा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इधर से लग रहा मेरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और ये जो फेल हुआ है वो कितने पे हुआ है, अल्फा पे। ये जो फेल हुआ है कितने पे हुआ है, अल्फा पे हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब जब भी ये फेल होगा तो ये क्या है मेरा क्रिटिकल फेलियर प्लेन है। इसको मैं क्या बोलूंगा, क्रिटिकल फेलियर प्लेन। ये ध्यान रखना है, या तो फेलियर प्लेन या क्रिटिकल फेलियर प्लेन इज द सेम थिंग। अब इसके ऊपर मेरा कुछ न कुछ नॉर्मल स्ट्रेस आएगा,
तो मान लो नॉर्मल स्ट्रेस इतना आ रहा है सिग्मा एन, ठीक है, और इसको इधर लग रहा है टाउ डैश, टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पे क्या आएगा, कोई रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट एंगल बनाएगा अल्फा, ये आ गया सिग्मा आर के बराबर। अब रिजल्टेंट सिग्मा आर इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट ऑफ टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन का स्क्वायर। ये अपने को पता है, ये हमें क्या है पता है, और ये भी हमको पता है कि सिग्मा एन और टाउ होता कितना है। सिग्मा अपन ने पढ़ा है सोम के अंदर, टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है अपना क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 इंटू कॉस 2 अल्फा। क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 अल्फा होता है। और अपना जो सिग्मा एन होता है वो होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 साइन 2 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने वो टाउ और भी चीज़ें देखी थी, शेयर स्ट्रेस पैरामीटर, शेयर स्ट्रेस भी लग रहा था इन केस ऑफ सोम, लेकिन सॉइल के अंदर वो जो टाउ वगैरह यहाँ पर लग रहे थे वो यहाँ पर नहीं लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लगेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगता इन केस ऑफ सॉइल। ये आप लोग पहले पढ़ चुके हो, कहाँ से आया वो आप सोम वाला लेक्चर देख लो, मोर सर्कल का, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई अपनी, कुछ गलत लिखा क्या मैंने, यहाँ पे साइन अल्फा होता है ना, और यहाँ पे साइन 2 अल्फा, क्या हो रहा है, सही है, नहीं इधर नीचे इसमें कॉस अल्फा, कॉस सॉरी है ना। तो सिग्मा एन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस अल्फा, और टाउ इक्वल टू होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 साइन 2 अल्फा। ये आपको सोम में देख लेना कैसे आया है। तो यहाँ पर अपन इसको वेस्ट नहीं करते टाइम को, अब देखते हैं आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो मैं इसके हेल्प से क्या बना रहा हूँ, मोर सर्कल बना रहा हूँ। तो भाई मैंने ये देखो बनाने की कोशिश कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखो, अब मेरा ये जो सॉइल है इसका माइनर और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को मैं बनाता हूँ इस पे। तो ये मेरे को ये पता ही है, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया इधर। तो मान लो सिग्मा 1 जो है भाई मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ज़्यादा है माइनर के कंपैरिजन में, तो सिग्मा 1 इतना आया और ये आया मेरा सिग्मा 3 इतना, ठीक है। सिग्मा 1 इतना आया और सिग्मा 3 इतना आया। अब मैं मोर सर्कल कैसे बनाता हूँ कि मैं इसको सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को क्या मानता हूँ, एक्सट्रीमिटीज ऑफ मानता हूँ, एक डायगोनल के ऑपोजिट वाल या डायमीटर के, इनको मैं क्या मानता हूँ, डायमीटर के बराबर मान के मैं एक सर्कल बनाता हूँ। तो आपको परफेक्ट राउंड सर्कल बनाना है ना, मेरे तो टेढ़ा मेढ़ा चला गया। तो ये क्या है, कोई सर्कल है सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को डायमीटर मान के, यानी कि अब इनका सेंटर आएगा। तो सेंटर जो सी होगा, सेंटर कहाँ पर आता है मोर सर्कल का, वो सेंटर क्या होता है, कैसे निकलेगा भाई, इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 आएगा। सेंटर किसके बराबर आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 पे आएगा। अगर मेरे को यहाँ से देखना है तो सेंटर जो होएगा, वैसे अगर यहाँ देखा जाए तो यही होगा, यानी कि कह सकते हैं कि अगर एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है, अगर मेरे को ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वैसे तो सी ये है अगर सिर्फ इन दोनों को देखा जाए, लेकिन अगर मुझको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जिसको मैं बोल रहा हूँ सेंटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सिग्मा 3 प्लस ये वाला तो मेरे को पता ही सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 है, सही है भाई। ये सिग्मा 3 ये है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, तो सेंटर इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। और इसकी रेडियस क्या है, ये वाली किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, और ये रेडियस के बराबर हो गया, ठीक है, इसको रेडियस के बराबर बोल देते हैं। और ये हो गया सेंटर के कोऑर्डिनेट्स या डिस्टेंस कह सकते हैं, 0 0 से कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा और डिस्टेंस भी हो। वाई एक्सिस पे ये कुछ आता है नहीं, तो अब अपने को ध्यान में ये रखना है। अब अगर आगे चले अपन, ठीक है, ये मोर सर्कल ऐसे ही बनता है, अपन ने देखा था सोम में, आप लोगों को पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। अब देखो अभी तक मैं सोम में नहीं आया हूँ, ठीक है, सॉरी क्या सोम क्या सॉइल में। अब अगर मेरे को इसमें नॉर्मल स्ट्रेस निकालना हो तो ये जो है, अब अपन ने देखा यहाँ पर एंगल बना रहा है अल्फा, तो किसके बीच में बना रहा है सिग्मा 1 और सिग्मा 3, तो ये बनेगा यहाँ से ऐसे एंगल अल्फा। और जितना एंगल वो क्या बनाता है डायमीटर पे, सरकमफेरेंस पे, उसका डबल एंगल किस पे बनाता है, सेंटर पे, तो ये बनेगा 2 अल्फा। तो इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ लेके आऊँ तो ये जो मेरी डिस्टेंस होगी,
तो ये जो मेरी डिस्टेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, और ये जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। ये भी हम लोग देख चुके हैं सोम में। तो अभी तक भी मैं सॉइल में नहीं आया हूँ, तो इस पॉइंट को मान लो कुछ नाम दे दिया मैंने, एफ नाम दे दिया। तो यहाँ मेरी ये हो गई शियर स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस, और ये हो गया मेरा शियर स्ट्रेस इतना। ठीक है, अब देखो, अब मैं सॉइल के अंदर एंटर हो रहा हूँ। अब मैं किस में एंटर हो रहा हूँ, सॉइल के अंदर। सॉइल का कंसिडर कर रहा हूँ, ये सब सोम में पड़ी हुई चीज़ें। अब यहाँ से अपनी सॉइल स्टार्ट हो रही है शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, अब क्या है, अब मेरे को कैसे बनाना है, फोटो वगैरह सब देखो वापस से। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो हर चीज़ आपको एक एक क्लियर करनी है कि सोम में कैसे था, अब ये सॉइल में कैसे बने। अब इसका मतलब ये नहीं कि सॉइल में कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन सॉइल में हल्का सा चेंज क्या आएगा, आपने ये देखा कि सॉइल में क्या होता है, कोहेशन होता है भाई। टाउ तो इसी तरफ होगा, ये होएगा नॉर्मल स्ट्रेस इस तरफ। अब सॉइल में अपन ने देखा था कि ये यहाँ पर कोहेशन होता है इतना। ठीक है, अब सर्कल बनाया वापस से, अब मैं बना रहा हूँ आधा, पूरा नहीं बना रहा, क्योंकि नीचे भी क्या होता है, इसी का रेप्लिका होता है। जैसा ऊपर होगा वैसा वैसा नीचे होगा, एज इट इज़ उसका फोटो। ये मेरा होता है सिग्मा 3, ये मेरा होता है सिग्मा 1। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मेरा क्या आता था, फाई एंगल पे बन रहा था कुछ ये। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ, ये अब आएगा मेरा मोहर फेलियर एनवलप। इसको मैं क्या बोलता हूँ, मोहर फेलियर एनवलप। ठीक है, मोहर फेलियर एनवलप। फेलियर प्लेन अलग होता है और फेलियर एनवलप अलग होता है। फेलियर प्लेन अपन ने देखा था वही क्रिटिकल फेलियर एनवलप, क्रिटिकल फेलियर प्लेन, और ये है मेरा मोहर फेलियर एनवलप। ठीक है, इसका मतलब क्या, मोहर फेलियर एनवलप का मतलब क्या है कि अगर कोई सॉइल है उसकी शियर स्ट्रेंथ अगर इससे कम आ रही, इस लाइन से नीचे आ रही, ठीक है, तब तक तो वो क्या है कि मतलब शियर स्ट्रेस, ये तो शियर स्ट्रेंथ शो करता है। ये क्या शो करता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ठीक है, अगर मैं इस सॉइल पे शियर स्ट्रेस लगा रहा हूँ और अगर वो इससे कम होगी तो वो इससे नीचे नीचे आएगा, यानी कि सेफ कंडीशन। और अगर इसको टच कर रहा है तो वो क्रिटिकल शियर स्ट्रेंथ हो जाए, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस हो जाएगी। और अगर मैं इससे पार हो रहा हूँ, इससे ज़्यादा लगा रहा हूँ, कट करके ऊपर चला गया, तो वो मेरा सॉइल क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। किसमें, शेयर में फेल हो जाएगी। इसका मतलब ये शो करता है, मोहर फेलियर एनवलप क्या शो करता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को डिनोट करता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर रहा हूँ मैं, मेरा लोड क्या धीमे धीमे जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाता जा रहा हूँ, मेरा लोड क्या बढ़ता जा रहा है। लोड बढ़ता जाएगा तो कौन सा स्ट्रेस बढ़ेगा, माइनर की मेजर। ये मेरे को पता है कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो भाई देख, माइनर तो उतना ही रहना है। तो ऐसा डायग्राम बन गया, मैंने और बढ़ाया, ऐसा बन गया, मैंने और बढ़ाया, तो इस बार इसको ये टच कर गया। मैं जानबूझ के टच करा रहा हूँ, है ना, तो ये टच कर गया। ठीक है, तो अब मेरा नया सिग्मा 1 क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ये सिग्मा n यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा सिग्मा 3 हो गया, ये मेरा सिग्मा 1 हो गया। अब ये इस एंगल को टच करते हुए निकल रहा है। अब मेरे को ये पता है कि यहाँ से कोई एंगल ऐसा बनेगा अल्फा। ठीक है, तो मान लो, देखो अब इसका सेंटर मान लिया मैंने, सेंटर पॉइंट मान लेते हैं अपन, इसको मान लिया मैंने बी पॉइंट, इसको मान लिया ए पॉइंट, ओ पॉइंट, इसको मान लेता हूँ मैं ए पॉइंट। ठीक है, अब मेरा एक सेंटर पॉइंट आ जाएगा, मान लो सी जो आ रहा है मेरा यहाँ कहीं आ रहा है, सेंटर जो आ रहा है मेरा सी मान लो यहाँ आ रहा है। और तो सी कहाँ पे, सी अपने को पता हो गया कि सेंटर कहाँ पे है, यानी कि सेंटर से दूरी कितनी इसकी, ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 हो गया। और इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस अपन ने लिखी है वहाँ पे सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 हो जाएगा। और सेंटर डिस्टेंस यानी कि ओरिजिन और सेंटर के बीच में डिस्टेंस हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। ठीक है, ओ ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ ए मेरा क्या है, सिग्मा 1 के बराबर लिख देते हैं अपन, ओ ए इक्वल्स टू सिग्मा 1, ओ बी इक्वल्स टू सिग्मा 3। तो सेंटर यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ, सेंटर हटा के इसको ओ सी कर देते हैं, ओ सी। ठीक है, अब ये जो है सी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर की तरफ लेके आ रहा हूँ, मैं इसको इधर एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसको मान लो मैंने इधर ऐसे एक्सटेंड करा, ये दिख रहा है क्या, इसको मैंने इधर एक्सटेंड करा, तो यहाँ पर एंगल भी क्या बनेगा, फाई ही बनेगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, फाई, क्योंकि इसको मैंने आगे एक्सटेंड करा, कोई नया बनाया नहीं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ डी नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा ओ डी कितना हो जाएगा, देखो ये आपके पास सी है,
तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा c/tan φ। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो भाई साहब वही राइट एंगल ट्रायंगल के नियम होते हैं। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो मेरे को, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये p/b, तो मेरे पास p तो पड़ा, मेरे को b निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी कि tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, p यानी कि c/od, तो od इक्वल टू क्या हो गया, c/tan फाई। तो आ गया मेरा, तो यहाँ से आता है। तो ये सिंपल चीज़ें, कोई मतलब नहीं बार बार बताने का, ठीक है। तो ये आ गया। अब मेरे को ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पर इसको टच कर रहा है, ये पॉइंट मान लो ई पॉइंट, ये पॉइंट मेरा क्या है, ई पॉइंट है। अब आपको ये भी पता है कि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, फेलियर एनवेलप जो है वो क्या इस पे, इस सर्कल पे क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। ये जो फेलियर एनवेलप है इस पे क्या बना रहा है, टेंजेंट बना रहा है। और जब भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है वो कितने डिग्री पे होता है, सॉरी, जब भी वो सर्कल पे टेंजेंट बना रहा है। अब ये टेंजेंट वाले पॉइंट को अगर मैं इसको सेंटर से जोड़ूं, यानी कि इसको अगर मैं इससे जोड़ रहा हूं सेंटर से, इसको अगर मैंने सेंटर से जोड़ा, तो ये यहां पर कितना एंगल बनेगा मेरा, यहां पर बनता है मेरा 90 डिग्री। ये भी आपको पता है यहाँ पर कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये अपन पहले सब चीजें पहले देख चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ, ये 180 माइनस 90 यानी कि 90 माइनस फाई हो जाएगा ये, ठीक है। और ये एंगल कितना होएगा, ये एंगल कितना होएगा, ये 2 अल्फा होगा। ये भी अपने को पता है, अभी अपन ने देखा कि ये एंगल किसके बराबर होगा, 2 अल्फा। देखो उसमें तो यहाँ पर किस ऐसे जा रहा था, ये ऐसे पास हो रहा था, ये इस बार यहाँ पर आ गया पॉइंट, है ना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट अपन ने बनाए हैं, ठीक है। तो अब अगर मेरे को निकालना हो ये कितनी है भाई, यानी कि OB नहीं सॉरी AC और CB जो है बराबर है, और किसके बराबर हो जाएगा, σ1 माइनस σ3/2। और ये वाले ये भी तो उसी के बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, यानी कि ये CE के बराबर भी हो गया। ये किसके बराबर हो गया, CE के बराबर भी हो गया। तो मेरे को देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं इसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो ट्रायंगल है इसमें थोड़ा सही से बना रहा, ये ऐसा बन रहा है। तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल फाई है, ये डिस्टेंस मेरे को पता है, ये डिस्टेंस कितनी है, OD प्लस OC के बराबर। OD मेरा है c/tan फाई, और OC मेरा और OC मेरा कितना है, σ1 प्लस σ3/2। तो ये डिस्टेंस हो गया σ1 प्लस σ3/2। और ये डिस्टेंस अभी हमने देखा कि ये डिस्टेंस किसके बराबर है, यानी कि ये हो गया D, ये हो गया C और ये पॉइंट हो गया E। तो DCE पॉइंट दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये हो गया इसका σ1 माइनस σ3/2। अब मेरे को एक्चुअली निकालना क्या, मेरे को इनमें आपस में रिलेशन निकालना है। मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है, ये डिस्टेंस पता करनी है। तो ये मैं डिस्टेंस कैसे पता करूंगा। अब अगर देखो एक और नई चीज बताता हूं, तो ये 2 अल्फा एंगल है, ठीक है। और अल्फा क्या अपना फेलियर प्लेन का एंगल था, जहां से जो दोनों सॉइल आपस में फेल होने पे जो प्लेन्स थे दोनों 90 डिग्री अल्फा एंगल बना रहे थे, यानी कि ऐसा था, ये ऐसा था, ये यहाँ पर फेल हो रहा था, तो यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहे थे। इसी को एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। क्रिटिकल प्लेन के जो फेलियर को एंगल को बोलते हैं वो अपन एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखो, ये जो एंगल है 2 अल्फा, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल होता है कि अगर आउटसाइड वाला जो एंगल होता है वो दोनों ऑपोजिट वाले दोनों के सम के बराबर होता है, यानी कि जो 2 अल्फा होगा मेरा, वो 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 90 प्लस 5 के बराबर होगा। ये हमने प्रॉपर्टी 9th क्लास में पढ़ रखी। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 प्लस 5/2, ये हमको पता रखना है। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 प्लस 5/2, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे निकालना, इधर वाले को रफ कर देता हूँ,
अब मुझे निकालना है साइन फाई। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, साइन फाई। साइन फाई क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी डिस्टेंस है सिर्फ डी ई को छोड़ के, ये वाली डिस्टेंस नहीं है, और मेरे को ये सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में कुछ रिलेशन भी डेवलप करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा साइन फाई। ठीक है, ये सारे इफेक्टिव पैरामीटर्स है, सी भी इफेक्टिव है, फाई भी इफेक्टिव है, सिग्मा 1 सिग्मा 3 भी सारे क्या है, इफेक्टिव है। इन पे सब पे क्या लगा हुआ, मेरा डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा मेरा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ये वाला, तो सी ई, और हाइपोटेन्यूस मेरा क्या है, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा, या ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये, तो ये हो गया मेरा सी डी, सी ई अपॉन में सी डी। अब सी ई मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, और मेरा सी डी क्या है, सी डी इज इक्वल टू सी अपॉन में tan फाई। ये देखो सारे इफेक्टिव है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पहले बोला अगर मैं डैश लगाना भूल जाऊँ तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब जगह डैश है ना, सी डैश प्लस tan फाई डैश प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। ठीक है, ये भी फाई डैश है, सब जगह इफेक्टिव है, सिग्मा 1 पे भी अपने को क्या लगाना है, इफेक्टिव ही लगाना है। अब मैं अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करा दूँ, इसको मैं क्या करा दिया, इधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो सी डैश साइन फाई डैश अपॉन में tan फाई डैश क्या हो जाएगा, साइन फाई डैश अपॉन में tan फाई डैश क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा कॉस फाई डैश। तो यहाँ पे आ जाएगा सी कॉस फाई डैश। ठीक है, प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 इंटू साइन फाई डैश इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। कोई दिक्कत या नहीं, सही है भाई। सी डैश कॉस फाई डैश हो गया प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 साइन फाई डैश इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ। ये इक्वेशन किसकी है मेरे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ। किसकी इक्वेशन है, पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ क्या होती है, इस इक्वेशन को मैं बोलता हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ। ठीक है, अभी भी मेरे को एक्चुअली सिग्मा 1 की टर्म में पूरी की पूरी चाहिए, सिग्मा 1 की टर्म में चाहिए मेरे को सिग्मा 3 और ये सब साइन कॉस सी वगैरह मेरे को सिग्मा 1 की टर्म में चाहिए। तो भाई 2 से 2 हटा देते हैं, तो 2 सी डैश कॉस फाई डैश इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 साइन फाई डैश इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, सिग्मा 1 को इधर ले आता हूँ, सिग्मा 3 को उधर ले जाता हूँ, या सिग्मा 3 इधर ले आता हूँ, सिग्मा 1 उधर। क्या करें भाई, किसको इंटरचेंज करें, इसको इंटरचेंज करें कि उसको कर लें, किसी को भी करो क्या फ़र्क पड़ता है। तो 2 सी डैश कॉस फाई डैश प्लस मैं कर रहा हूँ सिग्मा 1 को इधर ले आता हूँ, तो इधर अगर मैंने सिग्मा 1 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया साइन फाई डैश माइनस 1, और अगर सिग्मा 3 इधर ले जाता हूँ तो सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, दोनों ही माइनस माइनस, तो चलो इधर सिग्मा 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा 3 अगर इधर ले लिया मैंने तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन फाई डैश, और सिग्मा 1 को मैं ले जाता हूँ उधर, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई डैश। ठीक है, तो अब मेरे को सिग्मा 1 की टर्म में मिल गया, तो सिग्मा 1 इक्वल टू मैं साइन 1 अपॉन माइनस साइन फाई डैश को सबसे डिवाइड करा देता हूँ, तो सिग्मा 3 इंटू 1 प्लस साइन फाई डैश अपॉन में 1 माइनस साइन फाई डैश प्लस 2 सी डैश कॉस फाई डैश अपॉन में 1 माइनस साइन फाई डैश। अब ये जो होता है ना 1 प्लस साइन फाई डैश अपॉन 1 माइनस साइन फाई डैश, ये होता है tan स्क्वायर 45 प्लस 5 डैश बाई 2 के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होता है, ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म होती है tan स्क्वायर 45 प्लस 5 डैश बाई 2 के बराबर होती है। ठीक है, और बाकी ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा tan 45 प्लस, ये भी मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, tan 45 प्लस 5 डैश बाई 2 के बराबर हो गया। इसको मैं n5 भी बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, n5 भी बोलता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इसको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, मेरे इक्वेशन
यहाँ लिख लेता हूँ। अब मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 डैश बाई 2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5 डैश बाई 2। तो ये मेरा किस में रिलेशन आ गया, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 में मेरा रिलेशन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये 45 प्लस 5/2 किसके बराबर है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 2c 10 अल्फा। ये भी बहुत बार इस इक्वेशन पे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन सी इक्वेशन सही है, तो आपको ये भी याद होनी चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। बस अल्फा की जगह यहाँ पर क्या 45 प्लस 5/2। अब मैंने आपको पूरा ये बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे कि कैसे कैसे ये सब इनका यूज़ करना है। एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ना, ये जो लिखाई है, ये अपना जब शेयर स्ट्रेंथ में एक टेस्ट आता है, ट्राई एक्सियल टेस्ट, तो उस इक्वेशन में हम लोगों को क्या पता होता है, सारी चीज़ें हमको पता होती है, बस सी और फाई हमको फाइंड आउट करना होता है। कैसे सिग्मा 1 वहाँ पे काम में लेते हैं, कैसे सिग्मा 3 वहाँ पे काम में लेते हैं, ये सारा शेयर स्ट्रेंथ के जब टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे, 4 टेस्ट है, तो वहाँ पर हमारा ये सब चीज़ें काम में आएगा। तो ये स्ट्रेस पाथ इक्वेशन ध्यान रखना है, ये इक्वेशन तो होती ट्राई एक्सियल की है, और ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान रखना। N5 वगैरह, अब देखो ये N5 वगैरह मैं आगे काम में लूँगा, तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट लेक्चर हम आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.